हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये पेपर है 2023 का। इसमें जो है ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में जो है लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले का पेपर आप लोग नहीं देखे हैं जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2023 का पेपर देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। द्वितीय सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 50 अंक का ये पूर्णांक होता है, ठीक है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन होता है, और ये 25 शब्दों में आपको जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लिखना होता है, और 75 शब्दों में जो है लघुत्तरीय प्रश्न को लिखना होता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। कांट है, प्लेटो, रूसो, अरस्तो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये एमिल पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये रूसो है। सेकंड नंबर में दिया है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। इसमें से कौन से आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या मारिया मांटेसरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये मारिया मांटेसरी जो है ये आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो और महात्मा गांधी जो है आदर्शवादी ये आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, यहाँ पे शिक्षा विकास है। तीसरा नंबर की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है। जॉन डेवी का, या प्लेटो का, कांट का, अरस्तू का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये कथन जो है जॉन डेवी का है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता है। प्रवज्जा संस्कार जो है ये किस में होता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, या बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। तो ये जो प्रवज्जा संस्कार होता है ये जो है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है। ये जो है 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में 5 नंबर दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है पढ़ाया जाता है। इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा नीति शास्त्र। उसके बाद में 6 नंबर में दिया हुआ है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937 में, 1986 में, 1938 में या 1940 में। तो ये जो है वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है 1937 में हुआ था। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मकतब, मदरसे, दरगाहें या खानकाहें, ठीक है। तो इसका जो ये प्राथमिक अगर मुगल काल में उच्च शिक्षा की बात करें तो इसका जो मदरसा होता था, और प्राथमिक की अगर बात करें तो मकतब होता था, ठीक है। ये प्राथमिक का होता था। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि बाल देवो भव। यह शैक्षिक विचारधारा जो है किसकी है। फ्रोबेल की, रूसो की, गीजू भाई बधेका या जॉन डेवी की। तो ये जो है गीजू भाई बधेका की है। उसके बाद में है पे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल, 8 जून, 17 फरवरी या 11 फरवरी को। तो पृथ्वी दिवस की अगर बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 नंबर में दिया है कि युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म जो है कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, या इसमें क्या दिया है, ये जो है एक नंबर यहाँ पे दिया है शाश्वत। ये होगा शाश्वत, शाश्वत मूल्यों को, एक या दो, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है परिवर्तनमान मूल्यों को युग धर्म कहा जाता है, और शाश्वत मूल्यों को भी युग धर्म कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर में दिया है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। दीवा पुस्तक ये जो है आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर पेपर में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो गीजू भाई बधेका दीवा पुस्तक के लेखक हैं, या स्वामी विवेकानंद जी हैं, या महात्मा गांधी हैं, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। तो गीजू भाई बधेका,
ठीक है, दीवा स्वप्न स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद में 12 नंबर में दिया हुआ है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी भाषा को, उर्दू, अंग्रेजी या फारसी? तो इसका राइट आंसर होगा जो है हिंदी भाषा को जो है दिया गया है। 13 नंबर में दिया है दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं और दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे उपयुक्त सभी। उसके बाद में 14 नंबर की अगर हम बात करें तो 14 नंबर में दिया है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो जो है हर पेपर में द्विमुखी या त्रिमुखी प्रक्रिया ये करके आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जॉन डेवी, एडम्स, फ्रोवेल या सुकरात? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एडम्स है। उसके बाद में है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने या सीले ने या बायड बोर्ड ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ये अब्राहम लिंकन का कथन है। उसके बाद में हम लोग जो है अतलब उत्तरीय प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं। इस प्रकार से ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। यहाँ पे दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, जो वैदिक कालीन शिक्षा होता है उसके अनुसार उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि नजदीक ले जाना। ठीक है, यह संस्कार बालक को गुरु के पास भेजने और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है औपचारिक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया को जो है दर्शाता है। उसके बाद में जल संचयन की उपयोगिता बताइए। तो जल संचयन से पानी की उपलब्धता जो है सुनिश्चित होती है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी का अभाव जो है वो कम हो जाता है और जल संसाधन का संरक्षण होता है। यह कृषि, पीने और अन्य उपयोगी के लिए जो है जल की पर्याप्तता बनाए रखता है। उसके बाद में 18 नंबर में दिया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित बिंदु आवश्यक होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी बच्चों को जो है समान गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो और उसके बाद में जाति, लिंग और सामाजिक स्थितियों के आधार पर जो है भेदभाव को जो है समाप्त किया जा सके। उसके बाद में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए जो है समुचित संसाधन उपलब्ध कराया जाए। 19 नंबर में दिया है कि बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं? जो बाल श्रमिक बन जाते हैं बचपन में उन उसके जो है कारणों को जो है बताना है। इसमें है फर्स्ट नंबर की बात करें तो गरीबी और आर्थिक दबाव। ठीक है, शिक्षा की कमी और अशिक्षा ये भी जो है बाल श्रमिक का मुख्य कारण होता है। उसके बाद में परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में असमानता। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर में दिया हुआ है कानूनी ढांचे की कमी और उचित निगरानी का अभाव। 20 नंबर की अगर बात करें तो फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति स्पष्ट कीजिए। जो फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति किंडरगार्टन है उसको जो है स्पष्ट करना। तो फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति की बात करें तो किंडरगार्टन पर आधारित है, जो खेल और गतिविधियों के माध्यम से जो है सीखने पर जोर देता है। इसमें बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और रचनात्मकता को जो है प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी जाती है। 21 नंबर में दिया है कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? ये जो है 2022 या 20 में जो है यही क्वेश्चन सेम आया है। तो प्लेटो ने अकादमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। यह शिक्षा, दर्शन और गणित के अध्ययन के लिए जो है प्रसिद्ध था और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था। ठीक है, उसके बाद में 22 नंबर की बात करते हैं। प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण और दोष को लिखना है। तो व्यवहारिकता और समाज के अनुरूप। व्यवहारिकता या शिक्षा को जो है जीवन से जोड़ती है और व्यवहारिक कौशल पर जो है जोर देती है। उसके बाद में है समाज के अनुरूप या शिक्षा के उद्देश्यों को जो है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो है बदलती है। अगर दोष की बात करें तो सीमित दृष्टिकोण, कभी कभी यह केवल जो है तत्काल लाभ की ओर जो है ध्यान को केंद्रित करती है और दीर्घकालिक उद्देश्यों की अनदेखी करती है। अराजकता की बात करें तो यह कई बार जो है शिक्षण में विधियों और प्रक्रियाओं की अस्पष्टता को जो है प्रभावित कर सकती है। अब हम 23 नंबर की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की कोई दो मुख्य भूमिका को जो है यहाँ पे बताना है कि पर्यावरण संरक्षण में जो है विद्यालय किस प्रकार से मुख्य भूमिका जो है यहाँ पे साबित हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं जागरूकता जागरूकता निर्माण, यानी विद्यालय पर्यावरण मुद्दों के प्रति जो है छात्रों को जागरूक और संवेदनशील विकसित कर सकता है। और प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट,
शिक्षण पर्यावरण विद्यालय जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित परियोजना और गतिविधियों के माध्यम से व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है, जैसे वृक्षारोपण और कचरा प्रबंधन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पर्यावरण में विद्यालय की ये अहम भूमिका होती है। 24 नंबर की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सब पेपर में आता है, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का जो है प्रारंभ किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ जो है महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने शिक्षा को जो है ग्राम सुधार और आत्मनिर्भर का एक प्रमुख अंग माना, और यह शिक्षा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षा के प्रसार के लिए जो है चालू की गई थी। यह योजना थी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। राज्य से क्या अपराय होता है? तो राज्य से अपराय एक राजनीतिक संगठन से होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसमें अगर राज्य की परिभाषा पूछ ले यहाँ से अपराय क्या होता है, तो इसका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें जो है सरकार, नागरिक और कानून और सामाजिक व्यवस्थाएं शामिल होती है। राज्य का उद्देश्य जो है सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को जो है बनाए रखना होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है? तो मल्टीमीडिया के द्वारा हम जो है घर बैठे दूर दराज की जो है समाचार हो गया, जैसे सब कुछ जो है एक स्थान पर बैठकर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स का संयोजन होता है, जिसका उपयोग जानकारी को जो है संप्रेषण करने और प्रस्तुत करने के लिए जो है किया जाता है। इसका उपयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञापन, मनोरंजन के व्यापक रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर की यहाँ पे बात करें तो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? प्लेटो जो है स्त्री शिक्षा से क्या जो है इनका क्या मत था? प्लेटो ने स्त्री शिक्षा का जो है समर्थन किया था और इसे समाज के समग्र सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने स्त्रियों को भी समाज शिक्षा देने की बात की थी ताकि वह समाज में जो है समान रूप से जो है योगदान दे सके। 28 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है भूमंडलीकरण को जो है परिभाषित करें। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से देशों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो है व्यापार हो गया, जैसे निवेश हो गया, और सांस्कृतिक आदान प्रदान में जो है यहाँ पे वृद्धि होती है। यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में वैश्विक एकीकरण और निर्भरता को जो है बढ़ावा इससे मिलता है भूमंडलीकरण के द्वारा। उसके बाद में 29 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता, तो लैंगिक समानता का मतलब होता है कि पुरुष और महिलाओं को जो है समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। इसका उद्देश्य होता है कि समाज में लिंग आधारित भेदभाव और असमानता को जो है समाप्त किया जाए ताकि दोनों लिंगों को समान अवसर मिल सके। 30 नंबर की हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो जन शिक्षा थी, जन शिक्षा क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है जन शिक्षा वह शिक्षा थी जो समाज के सभी वर्गों को जो है शिक्षित और जागरूक करती है। यह सामाजिक सुधार, स्वावलंबन और नैतिकता को जो है बढ़ावा देती है और समाज के सामूहिक जागरूकता और सुधार के लिए जो है प्रेरित करती है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को बताइए। शिक्षा की जो है अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व स्पष्ट करना है, उसके बाद में शिक्षा का क्या महत्व होता है इसको बताना है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ज्ञान, कौशल और मूल्यों का जो है संचरण होता है और ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को जो है प्रोत्साहित करती है। सामाजिक दायित्व को जो है समझने में मदद करती है कि समाज का क्या एक व्यक्ति का समाज के प्रति क्या दायित्व होता है, और व्यक्तित्व निर्माण यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायता होती है। शिक्षा सामाजिक सामाजिक साक्षरता, समावेशन और प्रगतिशीलता को जो है बढ़ावा देती है, जिससे समाज में समरसता और विकास संभव हो सके। यह व्यक्तिगत आत्म संवर्धन और सामाजिक प्रगति के लिए जो है आवश्यक होता है। 32 नंबर की बात करें तो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या होता है या बालकों के विकास में किस प्रकार से जो है सहायक हो सकता है? तो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानूनी प्रावधान है जो सभी बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाती है। ये भारत के संविधान में वर्णित है, जिसमें शिक्षा का कोई जो है शुल्क नहीं लिया जाता है। यह बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को जो है सुनिश्चित करती है और उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। यह शिक्षा बालकों को जो है सामाजिक समानता, ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जिससे उनके भविष्य के अवसर बढ़ते हैं।
उसके बाद में 33 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। फ्रोवेल के अनुसार जो है जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसको बताना है। तो बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों का जो है पोषण करना, खेल और गतिविधि के माध्यम से जो है सीखने की प्रक्रिया को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, और उसके बाद में बच्चों के मानसिक और भावात्मक विकास को सुनिश्चित करना, समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो पहलू होती है और मान्यताएं होती हैं को बच्चों में जो है विकसित करना। ये जो है फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे देख सकते हैं बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करना। इसमें जैसे हो गया पढ़ना, लिखना, गणना करना और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा इसमें शामिल होता है। यह शिक्षा व्यक्ति की समग्र विकास, ठीक है, सर्वांगीण विकास, आत्मनिर्भर और समाज में सृजनात्मकता भूमिका सृजनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो है तैयार करती है। बुनियादी शिक्षा बच्चों को जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं से जो है आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती है आवश्यकताओं से परिचित कराती है और उन्हें शिक्षा के प्रति जो है प्रेरित करती है। 35 नंबर में यहाँ पे दिया है, इतना फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो है समय कम लगे, ठीक है। तो चलिए 35 नंबर देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जो समाज में परिवर्तन होता है, एक शिक्षक होने के नाते कोई भी व्यक्ति जो शिक्षक होता है वो समाज में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकता है, इसको हम देखते हैं। तो शिक्षक समाज में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह न केवल ज्ञान और कौशल का संचरण करते हैं बल्कि समाज में जो है सकारात्मक बदलाव की दिशा में भी प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। शिक्षक समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को जो है बच्चों में स्थापित करते हैं और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान करते हैं। वह सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर जागरूकता पैदा करके और नए विचारों को जो है प्रस्तुत करके समाज में जो है सुधार ला सकते हैं। 36 नंबर में दिया है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर होता है। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, 4-5 साल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल देख लीजिए और एग्जाम में आप लोग पास हो जाएंगे, बैक नहीं लगेगा, ये गारंटी है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो संस्थागत और संरचित, यानी पहले से जो है इसमें टाइम सिलेबस वगैरह सब कुछ जो है पहले से ही तय रहता है कि कौन कब क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे हो गया स्कूल और कॉलेज की शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम और परीक्षा शामिल होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो जीवन के अनुभव, परिवार और समाज से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, जैसे कि जीवन कौशल और सामाजिक व्यवहार। औपचारिक शिक्षा जो है प्रमाण पत्र और डिग्री इसमें दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इसमें शिक्षा के व्यक्तिगत विकास और व्यवहारिक ज्ञान पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर होता है। 37 नंबर में देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण को जो है रोकने के उपाय सुझाइए, यानी बताइए। तो यहाँ पे है प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का जो है उपयोग करना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए। हरित ऊर्जा स्रोतों को जो है अपनाना, जैसे हो गया सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को जो है अपनाना चाहिए। प्लास्टिक और अन्य प्रदूषणों को जो है पुनः उपयोगी और पुनरावृत्ति रिसाइकिल करना चाहिए। वन और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जो है उपाय अपनाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जो है लोगों को प्रदूषण नियंत्रण के महत्व के बारे में जो है बताना चाहिए। 38 नंबर में दिया है कि समाज से आप क्या समझते हैं, समाज क्या होता है और शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को जो है बताना है। तो समाज एक समूह होता है जिसमें लोग आपसी संबंध, सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं और सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रहते हैं। शिक्षा और समाज के बीच जो है परस्पर संबंध होता है। शिक्षा जो होता है समाज के मूल्यों और मान्यताओं को जो है संप्रेषित करती है और समाज में सामाजिक समरसता और विकास को जो है बढ़ावा देती है। ये शिक्षा का कार्य होता है। समाज शिक्षा के लिए जो है आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करता है और शिक्षा समाज की समस्याओं और जरूरतों को जो है संबोधित करती है। 39 नंबर में यहाँ पे दिया है कि मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। जो मानवीय मूल्य होता है, मानवीय मूल्य तो संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसकी विवेचना करना है। तो मानवीय मूल्य के अंतर्गत देखे तो दया हो गया, सत्य हो गया, समानता और सम्मान सृष्टि के सभी प्रणालियों के लिए जो है आवश्यक होता है, क्योंकि ये समाज में सामंजस्य और शांति को जो है बढ़ावा देते हैं।
ये मूल्य मानव सभ्यता के आधार पर हैं और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बनाते हैं। वह समाज में संबंधों को मजबूत करते हैं और व्यक्तियों के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देते हैं और सतत विकास और स्नेहपूर्ण को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस को जो है सुनिश्चित करते हैं। 40 नंबर में ये लास्ट क्वेश्चन है। 40 नंबर में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो सर्वजन शिक्षा यानी शिक्षा को जो है सभी के लिए सुलभ और समान बनाने की दिशा में प्रयास। उसके बाद में है मूल्य आधारित शिक्षा यानी नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना। उसके बाद में है स्वायत्तता और स्थानीयकरण यानी स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करना और स्थानीय जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रणाली को जो है अनुकूलित करना। उसके बाद में व्यावसायिक शिक्षा यानी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना, जिससे विद्यालय को जो है रोजगार के लिए जो है तैयार किया जाए हर बच्चों के लिए। तो इसके अलावा आप लोग पेपर देखना चाहते हैं, यहाँ पे 2023 का पेपर था। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। पेपर 1 का जो है प्रीवियस ईयर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 2020 का पेपर हम लोग देखे हैं, 2022 का पेपर देखे हैं, 2023 का पेपर देखे हैं और उसके बाद में 2016 का और 2017 का पेपर हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे 5 पेपर इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, गारंटी है कि आपका बैक नहीं लग पाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग क्या करें कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर टेलीग्राम पर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसके नीचे जो है डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड लिंक वहाँ पे दिया है, उस पे क्लिक करके जो है डायरेक्ट इसी पीडीएफ पर पहुंचेंगे 2023 के पेपर पे, उस पे क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो इसके अलावा अन्य पेपर को देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके जो है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके जो है देख सकते हैं इसका प्लेलिस्ट। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पेपर फर्स्ट जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रीवियस ईयर का। उसके बाद में हम लोग पेपर सेकंड करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और अगर विस्तार से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर एक एग्जाम रथ बैच के अंतर्गत जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग वहां पर जाकर टॉपिक बाय टॉपिक जो है एक किस प्रकार से पढ़ाया गया है कि एक टॉपिक पे जो है बात किया गया है, उसके बाद में उस पे कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, इस हिसाब से जो है आपको पढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।